हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी लाइव क्लास ज्वाइन करें ताकि हम अपनी जो क्लास है उसको शुरू करें। कल हमने अपना जो टॉपिक 13 वेदरिंग शुरू कर दिया था और आज हम उस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, तो जल्दी से ज्वाइन करो। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स है वो भी ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मैंने जो आपको टॉपिक करवाए थे, टॉपिक रॉक्स वोल्केनो, उनके जो पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं और अनाउंसमेंट भी मैंने की थी। आई होप आप सब लोगों ने उसको चेक किया होगा, क्रॉस वेरीफाई किया होगा कि आपके जो नोट्स है वो अपलोडेड हो चुके हैं। अगर किसी को नोट्स नहीं मिले हैं तो वो मेरे को मैसेज करके पूछना, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको नोट्स नहीं दिखेंगे क्योंकि नोट्स आपके अपलोड हो चुके हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। अब हमारी जो 2 मिनट हैं क्लास को शुरू हुए 2 मिनट हो चुके हैं और अभी तक बच्चों ने जो है ज्वाइन नहीं किया है। बेटे जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन किया करो ताकि हम जल्दी जल्दी से क्लास जो है शुरू कर सके। तो चलते हैं अपनी पीडीएफ पर। कल देखो, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि आपकी जो वेदरिंग है, वेदरिंग के कितने टाइप हैं। वेदरिंग के आपके मैंने बताए थे 3 टाइप है। सबसे पहले आपका फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग को आप बोलते हैं हिंदी में भौतिक अपक्षय। सेकंड है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग यानी कि आपका रासायनिक अपक्षय। थर्ड है आपका बायोटिक वेदरिंग या बायोकेमिकल वेदरिंग या बायोजियोकेमिकल, यानी कि पौधों, वनस्पति, एनिमल, ह्यूमंस के द्वारा होने वाले अपक्षय को बोला जाता है आपका बायोटिक वेदरिंग। ठीक है, तो इसमें हमें ये जो आपके पार्ट दे रखे हैं आपके फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग में, केमिकल वेदरिंग में और बायोलॉजिकल में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि आपको फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग यानी कि भौतिक अपक्षय क्या होता है। देखो, जब आपके क्लाइमेट के एजेंट यानी कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ये जब अफेक्ट करते हैं सोयल के स्ट्रक्चर को, सोयल की फिजिकल प्रॉपर्टी को, तो उसको बोला जाता है आपका फिजिकल वेदरिंग। और उसकी वजह से जो वेदरिंग होगी उसको बोला जाता है आपका फिजिकल वेदरिंग। लेकिन जब आपकी जो रॉक है, रॉक की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो, उनकी रासायनिक जो गुणवत्ता है, रासायनिक जो गुण है उसमें जब चेंज होता है तो उसको बोला जाता है आपका केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो अब इसमें आपका फिजिकल और आपका जो मैकेनिकल वेदरिंग है उसमें सबसे पहला टाइप है आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, यानी कि तापमान परिवर्तन के कारण ब्लॉक विघटन। ब्लॉक यानी कि टुकड़ों में खंडित हो जाती है, जो है रॉक्स आपकी ऐसे टुकड़ों में खंडित हो जाती है। गुड इवनिंग सविता। ठीक है, तो अब कल मैंने यहीं से आपको छोड़ा था, अब यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। तापमान परिवर्तन के कारण ब्लॉक विघटन पहले पढ़ते हैं क्या है। तापमान परिवर्तन का कई चट्टानों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, लेकिन कुछ चट्टानें ऐसी भी है जो तापमान परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित होती हैं, जैसे कि कैस्टिक सेडिमेंट्री चट्टानें जो शैल और बलुआ पत्थर से बनी है।
क्योंकि कण पतले से अलग हो जाते हैं और सिलिका की सीमेंटिक लेमिनाई से, ठीक है। उसके बाद सेकंड है ग्रेनाइट जैसी क्रिस्टलीय चट्टानें तापमान परिवर्तन से अधिक प्रभावित होती हैं, क्योंकि कण एक दूसरे से निकटता से जुड़े होते हैं और ये कण फैलते हैं और प्रसार करते हैं। इसकी वजह से आपके इसमें क्या होता है, चेंज होता है। इंग्लिश में देख लो, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, यानी कि जब आपके जो रॉक है, रॉक से बड़े बड़े खंड टूट के अलग हो जाते हैं, उसको बोला जाता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। इसमें ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन किसकी वजह से होता है, जब तापमान में चेंज होता है, या ये जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपकी रॉक्स पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। लेकिन कुछ रॉक्स ऐसी भी हैं जो इस टेम्परेचर के चेंज से बहुत लीस्ट अफेक्टेड होती हैं, जैसे आपका सेडिमेंट्री रॉक, शेल्स एंड, बिकॉज इनके जो पार्टिकल है वो इनके जो पार्टिकल है आपके सेपरेट कर दिए जाते हैं लेमिनाई, सिलिका के लेमिनाई के द्वारा। जैसे आपकी जो, लेकिन दूसरी वहीं पे आपकी जो क्रिस्टलाइन रॉक है जैसे ग्रेनाइट, वो ज्यादा अफेक्टेड होती है टेम्परेचर चेंज की वजह से, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोजली एसोसिएट करते हैं, यानी कि पार्टिकल एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर जैसे ही मिलता है तो ये क्या करते हैं, टेम्परेचर मिलते ही ये फैल जाते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो ये सिकुड़ जाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इस फैलने और सिकुड़ने की वजह से ही आपके जो ये बड़े बड़े खंड है वो अलग हो जाते हैं, और इसको बोला जाता है आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ये कहते हैं इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड, ये कहते हैं कि ये है ना एक्सपेरिमेंट करके प्रदर्शित किया गया है कि यदि ग्रेनाइट चट्टानों का तापमान 65.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए, यानी कि ये देखो, ये आपकी ग्रेनाइट रॉक है, इस ग्रेनाइट रॉक का टेम्परेचर अगर 65.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर बढ़ा दिया जाता है ना, तो चट्टान प्रति 30.48 मीटर की दूरी पर 2.54 मीटर क्या है, सिकुड़ जाती है। तो ये क्यों सिकुड़ती है, ये सिकुड़ जाती है आपके टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से। अब देखो, जो आपका गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपक्षय के उत्पाद अधिक आर्द्र क्षेत्रों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे मोटे होते हैं और मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। अब देखो क्या कहते हैं कि आमतौर पर यह माना जाता है कि दिन के समय जो आपकी नंगी चट्टानें होती है, नंगी चट्टानें यानी कि वे चट्टानें जिन पर आपकी वेजिटेशन नहीं होती, वो दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसके कारण उनकी ये बाहर की जो परत वो क्या करती है, वो फैल जाती है, ठीक है। वही रात को क्या होता है, रात को ये होता है कि इनका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कमी आती है और ये फिर क्या, ये सिकुड़ जाती है। फिर अगले दिन फिर तापमान ज्यादा होगा तो ये फिर ज्यादा फैल जाती हैं, फिर रात को ये फिर सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसे ये फैलाव और सिकुड़न, फिर अगले दिन फैलाव और ये सिकुड़न चलता रहता है, और इसको बोला जाता है आपका, इसकी वजह से आपकी जो ये रॉक की बाहरी परत है ये अलग हो जाती है, और इसको बोला जाता है आपका थर्मल डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर। उसके बाद देखो रात को क्या कहते हैं, ड्यूरिंग नाइट द रॉक आर कोल्ड ड्यू टू रिलेटिव डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब वही इसके अपोजिट रात में क्या होता है, रात में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है इन रॉक्स का, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी ये चट्टान है और ये चट्टान की जो बाहरी परत है, ऊपर वाली परत है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़न हो जाता है, और इस तरीके से इस एक्टिविटी का जो रेपिटेशन है वो लगातार चलता रहता है, यानी कि लगातार फैलाव सिकुड़न चलता रहता है, और उसकी वजह से आपका क्या होता है, आपकी जो रॉक्स है उसमें जॉइंट यानी कि दरार पड़ने लग जाती हैं, ठीक है। और क्या कहता है, द रॉक्स देन आर डिसइंटीग्रेटेड, और जहां पे ये जॉइंट पड़े थे ना, उस जॉइंट के सहारे क्या हो जाते हैं, आपकी जो रॉक है वो टूटने लगते हैं, और उससे जो बड़े बड़े ब्लॉक है यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर है वो क्या होने लग जाते हैं, अलग होने लगते हैं और गिरने लग जाते हैं, मेन रॉक से अलग गिरने लग जाते हैं, और स्लोप के सहारे ग्रेविटी के कारण नीचे आने लगते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन।
अब बताओ किसी को ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन नहीं समझ में आया हो तो? जल्दी से बताओ अगर किसी को ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, आपका ये सन है, ठीक है, ठीक है, सन है, ये आपकी रॉक है। दिन में टेम्परेचर मिला, टेम्परेचर मिलने की वजह से यह क्या कर गई, ये फैलने लगी, ऐसे फैलने लगी। गुड इवनिंग रुचि, ठीक है। और फिर रात को टेम्परेचर कम हो गया तो ये क्या, ये देखो ऐसे सिकुड़ गई, ऐसे सिकुड़ गई। फिर अगले दिन फिर ये सेम प्रोसेस हुआ, तो ये जो आपकी चट्टान है, चट्टान में दिन में फिर से फैल गई, रात को फिर से सिकुड़ गई। अगले दिन फिर दिन में फैल गई, रात को फिर सिकुड़ गई। तो ये आपके फैलने का और सिकुड़ने का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहा, जिसके कारण ये जो चट्टाने हैं, चट्टाने में क्या पड़ गई, दरार पड़ गई। और इस दरार के सहारे जो आपकी रोक है, चट्टान है, चट्टान से बड़े बड़े जो पत्थर है वो आपकी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इस इन स्लोप से क्या है, इन स्लोप से नीचे आए। और ये इसको बोला जाता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, यानी कि ऐसे ये बड़े बड़े पत्थर आके नीचे रेगिस्तान में गिर गए, और इसको बोला जाता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर। समझ आ गया? ओके बेटे, अब आगे देखते हैं कि इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज रिजल्ट ऑफ ओनली टेम्परेचर चेंजेस। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ये देखना कि जो आपके ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन यानी कि जो ये इतने बड़े बड़े पत्थर अलग हुए हैं रॉक से, वो सिर्फ टेम्परेचर में चेंज की वजह से ही नहीं हुए हैं। दूसरा, अनलोडिंग ऑफ सुपर इनकम्बेंट लोड और रिलीज ऑफ प्रेशर ऑल्सो हेल्प इन दिस प्रोसेस। यानी कि अब ये क्या है, ये आपकी एक रोक है, एक रोक के ऊपर दूसरी रोक है, दूसरी रोक के ऊपर तीसरी रोक, ऐसे रोक के ऊपर आपकी रोक क्या है, फैली हुई है, ठीक है। तो आपकी ये जो नीचे वाली रोक है, इन नीचे वाली रोक पर ऊपर वाली रोक क्या देती है, प्रेशर देती है, जिसकी वजह से इन पे क्या लगता है, इन पे प्रेशर लग रहा है। अब जब आपके इरोजनल वर्क, इरोजनल फोर्सेस इन बाहर वाली रोक्स पर काम करे तो इन ऊपर वाली रोक्स का क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। जब इनका इरोजन हो जाता है तो इनके इरोजन की वजह से नीचे वाली रोक्स पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और जैसे ही वो प्रेशर रिलीज या रिमूव होता है तो उसकी वजह से इन चट्टान में क्या पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती है, जॉइंट पड़ जाते हैं। और इस जॉइंट के सहारे आपकी चट्टान से बड़े बड़े जो खंड हैं वो टूट कर ग्रेविटेशनल फोर्स के सहारे आपके नीचे आने लगते हैं स्लोप के सहारे, और इसको बोला जाता है आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन आपके प्रेशर के हटने की वजह से भी, प्रेशर के रिमूवल होने की वजह से भी आपका क्या पड़ते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है, सिर्फ एक टेम्परेचर की वजह से नहीं होते। हिंदी में ये देखो, हिंदी में रात के समय तापमान में कमी के कारण चट्टानें ठंडी हो जाती हैं, जिससे चट्टान की बाहरी परत में संकुचन होता है, ठीक है। 10 मिनट ही हुई है, यशवंत ज्वाइन किए हुए ज्यादा आपका नहीं छूटा है, मैं वो टॉपिक अभी बताने ही लग रही हूँ, अभी मैंने वो क्लियर नहीं किया है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ क्या बता रही हूँ। देखो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन यानी कि आपकी टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर का पहले मैंने बताया था कि ये आपका दिन में ये सन है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी रॉक्स हैं। तो दिन में क्या होता है, दिन में आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन रॉक्स को ज्यादा मिलता है। जब रॉक्स को टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो ये दिन में क्या, ये फैल जाएंगी, ठीक है, दिन में फैल जाएंगी। रात को टेम्परेचर फिर कम हो जाता है, ये तो ये रात को क्या हो जाती है, आपकी सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो लगातार ये जो प्रक्रिया ना चलती रहती है, फिर अगले दिन फिर ये फैलेंगी, फिर रात को सिकुड़ जाएंगे, फिर फैलेंगी, फिर सिकुड़ जाएंगी। तो ऐसे ये फैलने की और सिकुड़ने की जो प्रोसेस है वो लगातार चलती जा रही है।
और इस प्रोसेस की वजह से आपकी ये जो चट्टाने हैं इनमें क्या पड़ जाती हैं, दरार पड़ जाती हैं, और फिर इन दरार के सहारे छोटे छोटे पत्थर पत्थर जो है अलग होने लगते हैं, और वे पत्थर ढाल के सहारे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ऊपर से नीचे की ओर आने लगते हैं और टूटकर अलग बिखर जाते हैं, और इसको बोला जाता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है। और एक दूसरा मैंने बताया है आपका, ब्लॉक जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो आपके प्रेशर की वजह से भी होता है, यानी कि आपकी जो ये चट्टाने हैं, ऊपर वाली चट्टान नीचे वाली चट्टान पे क्या बनाए रखती हैं, प्रेशर रखती हैं। तो जैसे इन ऊपर वाली चट्टानों का इरोजन हो जाता है, तो इरोजन होने की वजह से ये चट्टान रिमूवल हो जाती है, और इसकी वजह से इनका जो वेट था नीचे वाली चट्टान पे, प्रेशर था, वो खत्म हो जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, और प्रेशर रिलीज होने की वजह से इस चट्टान पे क्या पड़ जाते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं, और फिर उस क्रैक के सारे आपके बड़े बड़े पत्थर नीचे ढलान के सारे चले जाते हैं, और क्या करते हैं, आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है प्रेशर की वजह से। ठीक है। यह बताया जा सकता है कि ब्लॉक विघटन को केवल तापमान परिवर्तन का परिणाम नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि सुपर इंकम्बेंट लोड को उतारना या सीमित दबाव जारी करना भी इस प्रक्रिया में मदद करता है। यानी कि आपका जो ये लोड हट जाता है, ऊपर वाली जो रोक है, ऊपर वाली रोक का जब लोड नीचे वाली रोक से हट जाएगा, तो नीचे वाली रोक में क्या पड़ जाएंगी, आपकी दरार पड़ जाएंगी। अब बताओ, ये आपको समझ में आ गया ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में, किसी को भी डाउट? अब ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन के बाद फिर हम करेंगे ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन का मतलब है तापमान परिवर्तन के कारण दानेदार विघटन, यानी कि जब चट्टान आपकी दाने दाने में ऐसे टूटती है, तो उसको बोला जाता है आपका ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर। ओके, कोई आपका इशू नहीं है। तो अब पहले पढ़ते हैं इंग्लिश में, फिर पढ़ेंगे हिंदी में। ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर। ग्रेन्युलर का मतलब है जब आपकी चट्टाने दाने दाने में टूटती है, तो उसको बोला जाता है आपका ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। तो ये कहते हैं कि आपकी जो मोटे दाने वाली चट्टाने हैं गर्म रेगिस्तान में टूटने की प्रक्रिया से अधिक प्रभावित होती हैं, जिनमें जो आपका तापमान है, तापमान की सीमा ज्यादा होती है, यानी कि तापमान ज्यादा प्रभावित करता है। ये कहते हैं कि यदि चट्टाने मोटे दाने वाली हैं और अलग अलग रंगों की हैं, तो वे सूर्य ताप को अलग अलग तरीके से अवशोषित करेगी। जैसे आपका रिमोट सेंसिंग में आपका रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ये सब जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन को अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ऐसे ही जो आपकी ये रॉक्स होती है ना, इस रॉक्स में आपके मिनरल्स भी अलग अलग होते हैं, और इस मिनरल के साथ साथ आपकी जो रॉक्स के रंग है वो भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो कलर है ना, कलर क्या करेंगे, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब मतलब क्या है, जिस कलर की जितनी एबिलिटी होती है वो उतना ज्यादा सूर्य तप को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। इससे क्या होता है, एक ही चट्टान, यानी कि ये एक ही चट्टान है, इस एक ही चट्टान के अलग अलग हिस्से ना अलग अलग मात्रा में जो है सूर्यताप को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा, चट्टानों के जो विभिन्न भाग है वो अलग अलग विस्तार और संकुचन से प्रभावित होंगे, यानी कि कहीं पे आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, कहीं पे आपका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। यानी कि कहीं पे तो आपकी रॉक सिकुड़ जाएगी, कहीं पे फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी चट्टान अलग अलग मिनरल्स और कलर की बनी है, जिसकी वजह से वो इंसोलेशन को अलग तरीके से क्या करती है, गेट इट करती है। उसके बाद कहते हैं जिससे चट्टानों के भीतर तनाव पैदा होता है, और जिसके कारण वे छोटे छोटे कणों में क्या है, टूट जाती हैं, विघटित हो जाती हैं।
और कहते हैं कि चट्टानों के इस प्रकार टूटने को कोणीय विघटन कहते हैं, जो गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है। और कभी आप मरुस्थल में जाओगे तो वहां पे देखोगे कि दिन के समय आपको वहां पे गोलियों के चलने की आवाज आती है। वास्ते में वो गोली नहीं चलती है, बल्कि इन रॉक के टूटने की आवाज इतनी ज्यादा लाउड आती है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई गोली ही चली है। ठीक है, ये कहते हैं द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रॉक आर अफेक्टेड बाय डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि आपकी ये रॉक है, इस रॉक के अलग अलग पार्ट में अलग तरीके से आपका फैलाव होता है और अलग तरीके से आपका सिकुड़न होता है। यानी कि कहीं से रॉक सिकुड़ रही है, कहीं से फैल रही है। किस वजह से? क्योंकि इनमें आपके अलग अलग मिनरल हैं और वे मिनरल अलग अलग तरीके से आपके इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से चट्टान में तनाव पैदा हो जाता है और उसकी वजह से जो चट्टान है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। और इस तरीके की ये टूटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन, जो कि आपके गर्म रेगिस्तान वाले एरिया में ज्यादा एक्टिव होता है। ये है आपका दूसरा, ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अब है आपका थर्ड, शेटरिंग ड्यू टू रेन शावर एंड हीट। शेटरिंग, शेटरिंग ड्यू टू रेन शावर एंड हीट, यानी कि आपकी जो रोक है, या आपकी रोक है, इस रोक पर बारिश का पानी पड़ने या टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? शेटरिंग होती है, शेटर्ड। ठीक है, टूट जाती हैं जो आपकी रो। अब ये कैसे होता है ये अभी बताऊंगी, पहले मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? बताओ जल्दी से, यहां तक किसी को कोई डाउट? शेटरिंग का मतलब होता है चूरा हो जाना, चूर चूर हो जाना। ठीक है, ओके। तो अब शेटरिंग देखते हैं ये कैसी होती है। जब आपकी जो रॉक होती है, आपकी जो चट्टान होती है, उसकी जो ये बाहरी परत होती है वो शेटर्ड हो जाती है, यानी कि चूरा बन जाते हैं। किसकी वजह से? एकदम से जब आपकी क्या पड़ती है? बारिश की बूंदे। अब ये कैसे देखते हैं पहले मेरा जो मैं बता रही हूँ वो समझो। ये आपका रोक है, आपकी डेजर्ट में रोक है, और डेजर्ट में दिन में क्या होता है? आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी कारण ये आपकी चट्टाने की बाहरी परत बहुत ज्यादा क्या होती है? गर्म होती है। लेकिन मान लो वहां पे अचानक से इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें पड़ जाती हैं। जब बारिश की बूंदें एकदम गर्म एरिया वाले पे पड़ जाती है, यानी कि एकदम गर्म चीज पे जब ठंडी चीज डाली जाती है, तो उसमें जॉइंट यानी कि क्रैक पड़ जाते हैं। ठीक है, और उन क्रैक की वजह से फिर वहां से जो आपका मटेरियल है वो अलग होना शुरू होता है, और उसकी वजह से क्या होता है? आपका वेदरिंग होती है। ठीक है, यही दे रखा है कि द आउटर शेल ऑफ द रॉक्स आर शेटर्ड ड्यू टू सडन लाइट शावर, यानी कि एकदम बारिश की बूंदों की वजह से जो आपकी चट्टान है, चट्टान का जो बाहरी हिस्सा है वो क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है। कहाँ पे? आपकी हॉट क्लाइमेटिक रीजन, मेनली आपके डेजर्ट एरिया में ये होता है। और आपके जो ग्रीक्स है, ग्रीक्स ने ये बताया एक्सपेरिमेंट करके दैट स्मॉल क्रैक्स आर डेवलप्ड, यानी कि जब हम ऐसा करते हैं ना कि बहुत ज्यादा गर्म चीज पर कुछ एकदम से ठंडी चीज डालते हैं, तो उसमें छोटे छोटे जो गड्ढे हैं, क्रैक है, वो पड़ जाते हैं। ठीक है, आउटर सरफेस पे, और हाईली हीटेड रॉक्स पर डालते हैं। और व्हेन लाइट रीजन सडनली स्ट्राइक देम, जब आपकी बारिश एकदम से होती है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं जो आपके ग्रीक्स है, ग्रीक्स ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने वाटर स्प्रिंकल यूज किए, यूज वाटर स्प्रिंकल टू कूल हाईली हीटेड रॉक्स, यानी कि ये बहुत ज्यादा क्या थी? आपकी गर्म चट्टाने थी, और उसके लिए उन्होंने फुवारा यूज किया ठंडे पानी का। और उसने क्या किया? ये जब उन्होंने फुवारा चलाया ना,
और आपका ये ठंडा पानी पड़ा, तो ठंडा पानी पड़ने की वजह से होना तो चाहिए था इस रॉक का टेम्परेचर कम, बट टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कम नहीं होता। इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग टेम्परेचर, the result was imminent as the rocks developed crack and surface spalling, यानी कि आपकी जो रॉक है, रॉक पर क्या पड़ने लगे, क्रैक पड़ने लगे, और आपका जो सरफेस है वो क्या करने लगा, स्पेलिंग करने लगा। आ गया समझ में? स्पेलिंग का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ठीक है, तो ये होता है आपका शेटरिंग ड्यू टू रेन शावर एंड हीट। अब उसके बाद बोलते हैं कि इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस वर्क व्हेन देयर इज, ये प्रोसेस कब काम करता है, ये प्रोसेस तब काम करता है जब एकदम से आपका जो हॉट डेजर्ट एरिया, आपका रेगिस्तान एरिया, उसमें एकदम से बारिश होने लगे, उसकी वजह से ये प्रोसेस होता है। ये कहते हैं द हाईली हीटेड रॉक्स व्हेन स्ट्रक बाय सडन ड्रीजल, यही ये कहते हैं कि जब आपकी बहुत गर्म चट्टान पर एकदम से पानी की बूंदें गिरती हैं तो उसकी वजह से क्रैक पड़ जाते हैं, और ये जो मैकेनिज्म जो बार बार होता रहता है, रिपीटिशन होती रहती है, उसकी वजह से जो चट्टान है उसका चूरा हो जाता है, और आपका ब्लॉक ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन भी होता है रॉक का। ये आपका स्पालिंग, ये आपका क्या है, शेटरिंग ड्यू टू रेन, यानी कि रेन शावर और हीट की वजह से जो शेटरिंग होती है। उसके बाद आपका आता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रोस्ट। अब ये जो बड़े बड़े पत्थर टूटते हैं फ्रोस्ट की वजह से, यानी कि पाले के कारण ब्लॉकों का विघटन, वो कैसे होता है आप देखते हैं। Disintegration of rocks into large size blocks due to freeze and thaw of water is of common occurrence in temperate and cold climatic region, यानी कि जो आपका टेम्परेचर और कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन है वहां पे क्या होता है, आपकी जो चट्टाने हैं, चट्टानों से बड़े बड़े जो खंड है वो टूटते रहते हैं, किसकी वजह से, आपका बार बार पानी के जमने और पिघलने की वजह से जो आपकी चट्टान है वो टूट जाती है। इनफैक्ट ये प्रोसेस ज्यादा कहाँ पे एक्टिव होता है, उन एरिया में जहां पे alternate process of freezing thawing of water mainly during night and day respectively, यानी कि यह प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक सक्रिय है जो अक्सर इसकी विशेषता होती है, जहां पे रात और दिन के दौरान पानी के जमने और पिघलने की वैकल्पिक प्रक्रिया होती है, यानी कि आपका रात में भी और दिन में भी, जब आपका यानी कि रात को तो आपका जो पानी है वो बर्फ बन जाए लेकिन दिन में पिघल जाए, फिर रात को बर्फ बन जाए दिन में पिघल जाए, तो पाले की क्रिया के दौरान चट्टानों की जो सतह है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और ये क्या करता है आपका पाला, ये देखो ये आपकी चट्टान है और चट्टान के ये कण है, ठीक है, जब इन कण के बीच में ये पाला जम जाता है, आपका रात का टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पे ये जो पाला इसके बीच में जम जाता है, यानी कि पानी जम जाता है, यानी कि चट्टानों के ये कण हैं, इन कणों के बीच में पानी के जमने और पिघलने की वजह से क्या होता है, आपके ये बड़े बड़े टुकड़ों में हो जाते हैं, और इसी को बोला जाता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रोस्ट। हाँ जी, जैसे हॉट कोल में पानी डालने में टेम्परेचर बढ़ जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं द मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कंसोलिडेटेड रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, जैसे आपकी ग्रेनाइट बहुत हार्ड रॉक है तो वो ग्रेनाइट पे ये जो आपका जमने और पिघलने वाला का एक्शन है ना वो बहुत कम कर पाता है, वो लीस्ट अफेक्टेड आपकी ग्रेनाइट रॉक में। और ज्यादा कौन सी रॉक अफेक्टेड होती है, आर मोर अफेक्टेड बाय फ्रोस्ट एक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सेडिमेंट्री चट्टाने होती है, परतदार चट्टाने आपकी सॉफ्ट होती हैं तो वो ज्यादा सस्पेक्टेबल हैं वेदरिंग के, ठीक है। ये कहते हैं कि वाटर प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ पोर्स, यानी कि आपका देखो ये दो आपके क्या है, पोर हैं, ये आपकी चट्टान है, इस चट्टान के ये दो क्या है, छेद है, पोर्स को क्या बोलते हैं, छेद, इनके बीच में जो है
पानी स्टोर है। और ये क्या हो जाता है, दिन में तो ये पानी पिघल जाता है, रात को ये पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है। जब आपकी लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है पानी, तो वो आपका ज्यादा स्पेस लेता है। ठीक है, ये कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे जब ये जाता है तो ये फैल जाता है, क्योंकि इसका जो एरिया है, वॉल्यूम है, वो बढ़ जाती है। 10% इंक्रीज हो जाता है तो ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू रिलेटिव इंक्रीज इन टेम्परेचर। और रात को ये क्या है, रात को ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 10%। तो इस वजह से उसमें वो जो होल है और चौड़ा होता रहता है। यानी कि देखो, दिन में तो टेम्परेचर ज्यादा, तो ये क्या है, हिंदी में देख लो कि जरा जरा चट्टानों के कणों के बीच मौजूद पानी रात के दौरान तापमान के हिमांक से नीचे जाने के कारण जम जाता है, और इस प्रकार इसकी मात्रा में लगभग 10% की वृद्धि पिघलने के कारण फैलता है, होता है। ठीक है, यानी कि आपका पहले तो पानी था, पानी ने तो स्पेस कम ले रखा था, लेकिन जैसे ही बर्फ में चेंज हुआ तो उसके बीच में जो स्पेस है वो चौड़ा हो गया। तो इस वजह से आपकी जो रॉक है, रॉक के पोर्स जो क्या होते हैं, चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आपका क्या होता है, फिर आपका होता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रोस्ट। आ गया सबको समझ में? अब आगे देखते हैं ड्यूरनल फ्रीज एंड थो साइकिल। ये आपके एक दिन में आपका जो ये साइकिल है, यानी कि पिघलने और जमने के कारण जो आपका रोक है, रोक क्या करती है, रोक का एक्सपेंशन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। एक्सपेंशन का मतलब फैलाव, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जकड़ लेना, जिसकी वजह से चट्टान में टेंशन और स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और जिसकी वजह से जो रॉक है, रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, और इसको बोला जाता है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रोस्ट एक्शन। और ये जो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है, और जो रॉक्स है वो इस प्रोसेस से बहुत कम जो है अफेक्टेड होती हैं, यानी कि बहुत कम इस आपका जो प्रोसेस है उससे हमारी जो चट्टाने हैं वो अफेक्टेड होते हैं। हिंदी में देख लो कि जो एक दिन में जमने और पिघलने की ये जो वैकल्पिक विस्तार और संकुचन का जो कारण है वो बनता है, और जो तनाव और दबाव लाता है, जिसके कारण जो हमारी चट्टाने हैं उसमें छोटे कणों में जो चट्टान है वो छोटे छोटे कणों में विघटित हो जाती है। और ये प्रक्रिया जिसे पाले की क्रिया के कारण दानेदार विघटन के रूप में भी है जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत धीमी प्रक्रिया है और चट्टाने इस प्रक्रिया से सबसे कम प्रभावित होती हैं, याद रखना ये। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू डिर्नल फ्रीज थो। यानी कि ये जो आपका चट्टान है, चट्टानों के ये जो कण टूटते हैं, आपकी इस फ्रीज और थो साइकिल, यानी कि आपके पानी के जमने और पिघलने की ये जो साइकिल चलती रहती है। पेरीग्लेशियल एरिया, पेरीग्लेशियल एरिया कौन सा, जहां पे आपकी हमेशा जो एरिया बर्फ से ढका रहता है, वहां पे इसको क्या बोला जाता है, फ्रोस्ट वेदरिंग बोला जाता है, या कोंजली फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब फ्रोस्ट एक्शन और कोंजली फ्रैक्शन क्या होते हैं वो समझा दिया है कि आपका जब एक दिन के अकॉर्डिंग आपका पेरीग्लेशियल एरिया में आपका जमने और ठंडे होने की, यानी कि जमने और पिघलने की जो प्रक्रिया चलती है पेरीग्लेशियल एरिया में, उसको बोला जाता है आपका फ्रोस्ट वेदरिंग या कोंजेली फ्रैक्शन। जी, जो क्या है, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लैंडफॉर्म बनाता है। ठीक है, हिंदी में देख लो कि ये जो दैनिक फ्रिज और पिघलने का चक्र चल रहा है, इससे आपकी जो चट्टान है उसमें विस्तार यानी कि एक्सपेंशन, और संकुचन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो जिसकी किसकी वजह से होता है, वो तनाव और दबाव की वजह से, यानी कि प्रेशर और कंप्रेशन जब ज्यादा लगता है उसकी वजह से चट्टाने जो है छोटे छोटे कणों में क्या है, टूट जाती है। और यह प्रक्रिया जिसे क्या बोलते हैं, पाले की क्रिया के कारण जो है दानेदार विघटन के रूप में क्या हो जाता है, इसका दानेदार विघटन के रूप में इसका वेदरिंग हो जाती है। और यह बहुत जो है स्लो प्रोसेस है, और जो रॉक्स है, रॉक्स इस प्रक्रिया से बहुत कम प्रभावित होती हैं।
ठीक है। लेकिन पेरी ग्लेशियल एरिया में दिन में आपका पिघलना, रात को जमना, पिघलना जमना, इस तरीके के जो है चक्र चलते रहते हैं, और इस चक्र को क्या बोला जाता है? अपक्षय या जमावट बोला जाता है, जो बहुत दिलचस्प भू आकृतियां बनाता है। ठीक है, अब एक रहेगा आपका एक्सफोलिएशन ड्यू टू टेम्परेचर एंड विंड। अब मुझे बताओ, यहां तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। आपको, ये मैंने आपको करवाया है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू प्रेशर, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रोस्ट, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू प्रेशर, और शेटरिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू सडन सडन मॉनसून या सडन वाटर। बताओ जल्दी से। उसके बाद हम ये एक्सफोलिएशन जो प्रोसेस है वो पढ़ते हैं, ये भी बहुत इजी है। तो अब पढ़ लेते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में क्या होता है? देखो, आपका जो क्या होता है, ये होता है दिन। दिन के समय जो ये चट्टानें होती हैं, दिन के समय चट्टानों को आपका टेम्परेचर ज्यादा मिलता है। टेम्परेचर ज्यादा मिलता है तो ये ऊपर की जो परतें हैं ये गर्म होकर हल्की हो जाती हैं, और नीचे की परतों को टेम्परेचर कम मिलता है, जिसके कारण ये ऊपर की परतें और नीचे की परतों में जो घर्षण है वो हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ऊपर की जो परतें टेम्परेचर ज्यादा मिलने की वजह से क्या पड़ जाती है? ढीली पड़ जाती है। और जैसे ही विंड आती है, विंड इस परत को ऊपर से उठाकर कहीं और ले जाती है या हटा दे जाती है। जैसे आपके प्याज के छिलके होते हैं ना, ऐसे जैसे आपका प्याज होता है ना अंदर से, ऐसे ये रोक के छिलके उतरने लग जाते हैं, और इसलिए इस चट्टान को आप क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑफ कंसेंट्रिक शेल, एक्सफोलिएशन को। ये होता है आपका एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन कहाँ पे ज्यादा कॉमन है? क्रिस्टलाइन रॉक्स, क्रिस्टलाइन रॉक्स यानी कि दानेदार चट्टान, जहां पे क्या होता है, जो आपकी चट्टान है, चट्टान की जो बाहरी परत है वो आपकी फैलती और सिकुड़ती रहती है, तापमान मिलने के कारण दिन में फैलती है, रात को सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से जो चट्टान है, चट्टान की जो बाहरी परत है वो ढीली पड़ जाती है, और उसकी वजह से फिर जो विंड आती है, विंड उस ऊपर वाली परत को उड़ा देती है, रिमूव कर देती है। इसको बोला जाता है आपका एक्सफोलिएशन। अब बताओ, किसी को भी कोई भी डाउट आपका एक्सफोलिएशन में? उसके बाद कहते हैं डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ आउटर एंड लोअर शेल ऑफ ए रॉक मास कॉज फ्लेकिंग। ठीक है, कहते हैं कि चट्टान का जो बाहरी, ये आपका चट्टान का बाहरी है, और ये आपके चट्टान के निचले आवरण है, इन दोनों के अलग अलग तरीके से गर्म होने के कारण यहाँ पे जो परतें हैं वो खुलती हैं। इसको क्या बोला जाता है? फ्लेकिंग, यानी कि परतें खुल जाती हैं। और कहते हैं जो आपका कंडक्टिविटी है, द सोलर रेडिएशन पेनिट्रेट, जो आपका ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ही कम गहराई तक, यानी कि सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक, कुछ सेंटीमीटर तक ही तापमान रॉक के अंदर पहुंच पाता है, जिसकी वजह से जो रॉक है वो अच्छा चालक नहीं है कंडक्टिविटी का। क्या है? कम तापीय चालकता वाली चट्टान है ये, इसलिए ये याद रखना। और इस प्रकार ऐसी चट्टानों के बाहरी आवरण के ठीक नीचे स्थित आवरणों की तुलना में अधिक विस्तारित होते हैं, और शैलों का यह विभेदक विस्तार पपड़ी का कारण बनता है, जिसमें पतली शैल
चादरें शेल द्रव्यमान से अलग हो जाती हैं। ठीक है, यानी वो वही होता है कि आपका जो चट्टान है, चट्टान का अलग अलग गर्म होना, ठंडा होना, जिसकी वजह से इसमें कंप्रेशन और सिकुड़न हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो रॉक है वो रॉक क्या है, फ्लेकिन यानी कि टूटने लगती है। ठीक है, अब है आपका शीटिंग। अब शीटिंग क्या होता है? शीटिंग refers to the development of cracks and fractures parallel to the ground surface caused by removal of superincumbent load, जिसकी वजह से आपकी चट्टान से प्रेशर रिलीज हो जाता है। ये क्या है? ये आपकी चट्टान है, इन चट्टानों पर भी चट्टान है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, शीटिंग में क्या होता है? शीटिंग वो होती है जिसमें आपकी जो रॉक है, रॉक पे दरार पड़ जाते हैं या फ्रैक्चर पड़ जाते हैं। ठीक है, और ये दरार और फ्रैक्चर कैसे पड़ जाते हैं? जब आपकी ऊपर की जो रॉक है, जब इसका इरोजन हो जाता है, तो ये नीचे वाली रॉक पे प्रेशर रिलीज होने की वजह से, प्रेशर के हट जाने की वजह से यहाँ पे क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, और इसको बोला जाता है आपका शीटिंग। और इस तरह के जो ये क्रैक हैं, फ्रैक्चर हैं, ये बहुत बहुत बड़ी रॉक्स में जो है डेवलप होते हैं। जैसे आपका ग्रेनाइट रॉक है, ग्रेनाइट, और आपकी जो अदर आपके इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव रॉक है, जैसे आपका क्वार्ट्जाइट है, इन सब में जो आपका फैलाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जैसे ही इनके ऊपर से भार हट जाता है, यानी कि प्रेशर हट जाता है, तो इनमें क्या पड़ जाते हैं, आपके दरार पड़ जाते हैं। अब ये भी आपका जो है 7 प्रोसेस है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, शीटिंग होती है। ठीक है, देखो हिंदी में देख लो, शीटिंग से तात्पर्य सतही बाहर को हटाने के कारण जमीन की सतह के समांतर दरारें और फ्रैक्चर के विकास से है, जिसके परिणाम स्वरूप सीमित दबाव में कमी आती है। ठीक है, और इस तरह की जो ये दरारें और फ्रैक्चर आती है बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों में आते हैं, जैसे आपका ग्रेनाइट है, क्वार्ट्जाइट है। ठीक है, और अब ये जो आपके क्रैक पड़ते हैं ना, इसके 7 रीजन है, 7 प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहला है आपका टेंशनल और कॉन्ट्रैक्शनल स्ट्रेन्स सेट अप ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ एन इग्नियस मास, यानी कि आपका जब आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान के ठंडा होने के दौरान उस पे उत्पन्न हुआ तनाव या संकुचन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दरार पड़ जाते हैं। शीटिंग का मतलब, शीटिंग हिंदी में भी तो यही है। शीटिंग का मतलब है कि जब आपका ये ऊपर का भार हट जाता है, तो नीचे वाली रॉक पे क्या पड़ जाते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं। इस क्रैक पड़ने को ही शीटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन बता दिया मैंने, आपका क्रैक क्यों पड़ते हैं। जब आपकी ये आग्नेय चट्टान बनी, और जब ये आग्नेय चट्टान बन रही है, तो जब ये ठंडा हुई, तो ठंडे होने की वजह से इसमें तनाव उत्पन्न हो गया और कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न हो गया, यानी कि ये सिकुड़ने लगी, और सिकुड़ने की वजह से इस पे इनमें क्रैक पड़ गए। दूसरा है आपका विवर्तनिक हलचलों के कारण, यानी कि आपकी जो ये प्लेट मूव कर रही है, प्लेट मूव करने के कारण भी आपका जो कंप्रेशन और टेंशनल फोर्स है वो लगता है, और उसकी वजह से आपके पृथ्वी पर क्या आपकी जो रॉक्स है उनमें क्रैक पड़ जाती हैं। ठीक है, थर्ड है आपका सूर्यताप साथ में दैनिक और धर्मनिरपेक्ष तापमान परिवर्तन, यानी कि आपका इंसोलेशन और आपका टेम्परेचर चेंजेस, इसकी वजह से भी आपके जो क्रैक है वो पड़ते हैं। वो मैंने अभी बताया क्रैक कैसे पड़ते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा ये फ्रोस्ट की वजह से ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद है आपका आपकी जब जलयोजन और रासायनिक चेंजेस हो जाते हैं, उसकी वजह से क्रैक पड़ जाते हैं।
आग, पाला और वनस्पति की वजह से क्रैक पड़ जाते हैं। और ऊपर का जब लोड हट जाता है तो उसकी वजह से भी आपका जो प्रेशर है वो कम होता है, और प्रेशर के कम होने की वजह से आपके क्रैक पड़ जाते हैं। ये आपके रीजन है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो दोबारा से बताओ, उसको दोबारा से भी समझा दूंगी। ठीक है, अब आपका शीटिंग हो गया। अब है आपका कैम्बरिंग क्या होता है। ये आपका शीटिंग और कैम्बरिंग दोनों सेम है। इसमें भी आपका जब ऊपर का जो भार है, ऊपर का भार उतरने की वजह से, ऊपर का जो भार है, भार निलंबित होने की वजह से क्या होता है, आपका जो रोक है उसमें विस्तार होता रहता है, यानी कि एक्सपेंशन होता रहता है, वो फैलती रहती है। और उसके ये जो वर्टिकल जोड़ होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें टूटन यानी कि क्रैक आने लगते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, आपका कैम्बरिंग बोला जाता है। ठीक है, आपका किसकी वजह से ये कैम्बरिंग होता है, अनलोडिंग ऑफ सुपर इनकम्बेंट लोड, यानी कि चट्टान के ऊपर से जब ये इतना भारी जो लोड है वो हट जाता है, उसकी वजह से कुछ क्रैक पड़ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेलिंग रेफर टू द डेवलपमेंट प्लेट रॉक फ्रेगमेंट लोजेंट शेप और इरेगुलर इन द रॉक ड्यू टू। और ये जो आपका स्पेलिंग का प्रोसेस है, यानी कि स्पेलिंग की प्रक्रिया से तात्पर्य है परतदार चट्टान के टुकड़ों के विकास से है, जो लोलेंज के आकार के या अनियमित है। अब आपका ये जो स्पेलिंग है ये भी सेम है। आपकी जब परतदार चट्टान में जब आपके क्रैक पड़ जाते तो उसको बोला जाता है आपका स्पालिंग। तो कैम्बरिंग और शीटिंग और स्पालिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका है केमिकल वेदरिंग। पहले मुझे बताओ यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है देख लेते हैं। अब तक हमने जो आपका मैकेनिकल वेदरिंग है वो पूरा पढ़ लिया है, और आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा, देखो सबसे पहले पढ़ा आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर, यानी कि तापमान के परिवर्तन के कारण। जब आपके तापमान में परिवर्तन होता है तो दिन में तो चट्टाने क्या करती है, फैलती है, रात में चट्टाने सिकुड़ जाती है। तो फैलने और सिकुड़ने की वजह से इनमें क्रैक पड़ जाते हैं, और क्रैक से छोटे छोटे जो खंड है वो अलग हो जाते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वे ढलान के सहारे नीचे आते हैं, और इसको बोला जाता है आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद आपका ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन यानी कि जब आपकी चट्टान टेम्परेचर की वजह से, यानी कि ये आपकी रॉक है और इस रॉक में अलग अलग मिनरल हैं, और अलग अलग रंग के कारण ये अलग टेम्परेचर को अलग अलग रूप से अवशोषित करती है, जिसके कारण एक ही चट्टान में वेरिएशन आ जाते हैं टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की वजह से। और इस कारण ये जो चट्टान है ये दाने में टूटती है तापमान की वजह से। उसके बाद आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रोस्ट, ये हमने पढ़ा। उसके बाद है एक्सफोलिएशन, और एक्सफोलिएशन को अनियन वेदरिंग भी बोलते हैं, और ये टेम्परेचर और विंड के कारण होता है। कैसे, ये आपकी ऊपर की परत है, दिन में यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा मिल गया, और ये आपकी नीचे की परत है, तो ये दिन में फैल गई, फिर रात को सिकुड़ गई, फैल गई सिकुड़ गई। तो इसके कारण जो ऊपर वाली परत है ये नीचे वाली परतों से अलग हो जाती है, और विंड आती है और इस ऊपर वाली परत को अलग कर देती है ऐसे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका एक्सफोलिएशन। उसके बाद हमने शीटिंग पढ़ा है, कैम्बरिंग पढ़ा है। शीटिंग क्या होता है, क्रैक पड़ जाना, दरार पड़ जाना आपकी रोक में। और कैम्बरिंग भी यही होता है, आपके दरार पड़ जाना। और दरार क्यों पड़ते हैं, आपका जब ये प्रेशर हट जाता है ऊपर की रोक का, जब नीचे वाली रोक पर से प्रेशर हट जाता है तो उसको बोला जाता है आपका कैम्बरिंग। अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, क्योंकि उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं आपका केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में आपका ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, सोल्यूशन, हाइड्रेशन, चिलेशन, हाइड्रोलिसिस क्या होता है ये पढ़ेंगे। और आपका
बायोटिक वेदरिंग में प्लांट वेदरिंग, एनिमल वेदरिंग, बायोकेमिकल वेदरिंग और एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग, ये पढ़ेंगे। ये इजी सा टॉपिक है, आपको नेक्स्ट क्लास में ये जो है कवर हो जाएगा। और जो इरोजन और डिपोजिशन है, इरोजन में तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। इरोजन में तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो आपका इरोजन है वो अनस्टेबल। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन रिपीट कर दो, अभी करती हूँ। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, ये देखो, ये आपकी एक चट्टान है, आपके रेगिस्तान एरिया में ये चट्टान है, और दिन में आपका क्या है, सन है। दिन में जब सन होता है ना, तो उसकी वजह से इन चट्टानों को टेम्परेचर ज्यादा मिलता है। जब टेम्परेचर ज्यादा मिलता है, तो मैंने ये बताया था, आपकी मिट्टी का या रेत का नेचर ऐसा होता है कि वो जल्दी से गर्म जल्दी से ठंडा। जब अभी इसको दिन में तापमान मिल रहा है, तो तापमान मिलने की वजह से ये क्या है, इसकी बाहरी जो परत है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसका भी जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा, फिर रात को ये जो टेम्परेचर है कम हो जाएगा, क्योंकि सन चला जाता है रात को। तो अब क्या है, दिन में ये जो चट्टानें फैली हुई थी, अब रात को वो सिकुड़ने लग जाएंगी। क्यों, क्योंकि इनका टेम्परेचर कम है, और इनके जो मिनरल्स है उनके बीच में जो स्पेस बढ़ गया था एनर्जी की वजह से, अब वापिस से पार्टिकल एक दूसरे को चिपक जाते हैं, और जो रॉक है वो सिकुड़ जाती है। तो ये फैलने की और सिकुड़ने की जो प्रक्रिया वो चलती रहती है, जिसके कारण इन रॉक्स में क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। और इस दरार के सहारे फिर आप ये जो बड़े बड़े गोले हैं ये टूटने लगते हैं, और ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊपर के स्लोप से नीचे की तरफ आने लगते हैं। इसको बोला जाता है आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ये हो गया आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। क्या आप सबको समझ में आ गया ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन? सविता, क्लियर हो गया आपको ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन? जल्दी से बताओ क्लास में और कौन कौन है। सविता, रुचि, रुचि आपको क्लियर हो गया है ये टॉपिक? अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नहीं, रुचि क्लियर नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई बेटे बताओ, आपको दोबारा से समझा देती हूँ। अभी क्लास को खत्म होने में अभी 8-10 मिनट है, तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बताओ आपको क्या नहीं समझ में आया है। आपको ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन नहीं समझ में आया है? देखो, ब्लॉक का मतलब होता है खंड, ऐसे खंड में टूट जाना। ठीक है, ये कैसे टूटते हैं, आपकी चट्टानें खंड में कैसे टूटती हैं, बट छोटे छोटे पार्ट में कैसे टूटती हैं। ये देखो, ये आपका रेगिस्तान वाला एरिया है। जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है उसमें दिन में आपका जो तापमान है वो ज्यादा मिलता है। अब हमारे रेत का नेचर ऐसा होता है कि दिन में ज्यादा टेम्परेचर होता है तो आपका ज्यादा गर्म हो जाती है, यानी कि जल्दी से गर्म जल्दी से ठंडा। और रात को आपका सन नहीं होता तो ये जल्दी से ठंडी हो जाती है। अब ये दिन में आपका इनको टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है तो ये गर्म होके क्या हो जाती है, ये फैलने लग जाती है, ऐसे फैल जाती है। ठीक है, और फिर रात को टेम्परेचर कम हो जाता है, रात को टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर ये क्या है, फिर से सिकुड़ने लगती है।
अब अगले दिन फिर से सुबह ही तापमान मिला, ये फिर से फैल गई, फिर रात को फिर से सिकुड़ गई, फिर अगले दिन फिर से फैल गई, फिर सिकुड़ गई। तो ये फैलने का और सिकुड़ने का जो आपका प्रोसेस है, ये चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से ये जो रॉक होती है, इनमें क्या पड़ जाती हैं, आपकी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, और जहां पे इन रॉक्स में दरार पड़ जाती है, उन दरार के सहारे आपके ये जो खंड है, ये रॉक्स से क्या है, अलग होना शुरू करते हैं, और आपके ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये ढाल के सहारे ऊपर से नीचे आते हैं, और इसको बोला जाता है आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। आया समझ में रुचि? इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन को, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन को बोलते हैं, एक मिनट, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन को बोलते हैं आपका खंड विघटन। खंड में विघटन होना, यानी कि खंड में टूटना, ये बोला जाता है आपका ब्लॉक विघटन। और ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन को बोला जाता है कणिक में विघटन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है विघटन, ब्लॉक का मतलब खंड, और ग्रेनुलर का मतलब है कणिक में, यानी कि कणिक में विघटन और आपका खंड विघटन, ये होता है आपका इनका हिंदी में नेम। ठीक है, अब बताओ सविता, अब आपको आ गया समझ में? आप इनमें से किसी की हिंदी नहीं पढ़, अब नेक्स्ट क्लास में केमिकल वेदरिंग और बायोटिक वेदरिंग पढ़ेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। और फिर हम कल वाली क्लास में क्या करेंगे, कल वाली क्लास में हम जो आज हमारा ये वेदरिंग वाला टॉपिक कंप्लीट करके हम ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न शुरू करेंगे, और वो भी हमारा कल की दोनों क्लास होंगी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हमारी इवनिंग वाली क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी, थोड़ी सी छोटी ही होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो 40 से 50 मिनट की होगी। तो अब हम इवनिंग वाली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो और यहाँ पे पूछ सकते हो। शॉर्ट्स में नोट्स सेंड कर दूं? रुचि, मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे ना, वो ऐप पर अपलोड हैं थोड़े से, मैंने शॉर्ट्स में नहीं बना रखे हैं। मैंने जो अपना पूरा का पूरा ये पीडीएफ लिखी हुई ना, ये मेरे को पूरी की पूरी याद है। फिर मैंने जो आप मेरे हाइलाइटेड वर्ड थे ना, उन हाइलाइटेड वर्ड को लर्न किया था मैंने। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, जो मैं वर्ड हाईलाइट करती हूँ, जो इम्पोर्टेंट बताती हूँ ना, वो नोट्स में लिख लो, वो आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, देखो, जितना मैं डेली करवाती हूँ ना, ये तो आपको हो ही गया होगा। अरे नोट्स की टेंशन क्यों लेते हो, ये जो पीडीएफ दे दिया मैंने, इस पीडीएफ से आपको, आपने एक पैरा पढ़ा, पॉइंट पढ़े, उस पॉइंट को क्या है लिखते जाओ, छोटी छोटी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, हिंदी में जो समझ में आता है उससे वो लिख लो ना, वही नोट्स होते हैं। नोट्स ऐसे नहीं होते कि इनको उनको पूरा सजा धजा के लिखा जाए, नहीं, ऐसे नहीं होती है नोट्स। नोट्स वो होते हैं जो हम समझ के अपनी कॉपी में लिखते हैं, दूसरों का कॉपी करके लिखते हैं, वो नहीं होते नोट्स। नोट्स वो होते हैं जो हमने बुक अपने नोट से समझा, और नोट से समझ के जो हमने समझा उसको नोट्स में लिखा, वे होते हैं हमारे नोट्स। जैसे मैं आपको पीडीएफ देती हूँ, ये पीडीएफ तो हो गए मेरे नोट्स। अब आपके नोट्स क्या होंगे? आपके नोट्स होंगे जो आप मेरे पीडीएफ से समझ के लिखते हो,
समझ नहीं आता है क्या छोटा छोटा लिखो। जैसे मैं क्लास में कई बार बताती हूँ हाईलाइटेड वर्ड, जैसे आपका अब ये है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन है। अब ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में आप क्या लिखोगे? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में जैसे आपने लिख दिया टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? चट्टान में फ्रैक्चर हो जाएगा, और फ्रैक्चर की वजह से आपका ब्लॉक में चट्टान टूट जाएगी। ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो। अब बताओ, अब आया समझ में कैसे बनाने हैं नोट्स? ऐसे फिर आप फ्रोस्ट वालों का लिख लो, ऐसे ही आप ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन लिख लो, ऐसे फिर केमिकल वेदरिंग वाला लिख लेना। थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगी आपको, नोट्स भेज दूंगी थोड़ा थोड़ा कि कैसे पढ़ना है, ठीक है? आप वो देख लेना, एक बार मैं कर दूंगी आपको सेंड। आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं अपने जो नोट्स है ना, नोट्स की फोटो लगा के लेके आऊंगी, फिर वैसे आप कर लेना, फिर वैसे नोट्स बना लेना। आपको ये समझ नहीं आता क्या छोटा छोटा लिखूं? मैं ना क्लास में बताती हूँ कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में लिख लेना। जो मेरे रेड वर्ड से हाईलाइटेड होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो लिख ही लेना। उनको तो बार बार पढ़ना, उन लाइन को फिर बार बार पढ़ते रहना। और वो इंग्लिश नहीं समझ में आते ना, तो अपनी कॉपी में उस इंग्लिश के ऊपर हिंदी भी लिख लिया करो, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास आपकी 8-10 के आसपास शुरू करूंगी मैं, ठीक है? तो यानी 8 बजे ही शुरू कर दूंगी। अब आप सब कर सकते हो क्लास। थैंक यू सो मच।